अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके रूल्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन की थी। इसी चैप्टर को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम आज इस लेक्चर के अंदर जो काम करने वाले हैं वो है 10 कॉलम वर्कशीट। स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि आप 10 कॉलम वर्कशीट के ऊपर लेक्चर भी बनाएं, तो उसी को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट का चैप्टर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कह लें, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, बीकॉम पार्ट 2 में भी आता है, बीकॉम पार्ट 1 में भी आता है, लेकिन वर्कशीट जो है वो वर्कशीट का पार्ट वो बीकॉम पार्ट 1 में आता है। इसी वजह से हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन उठाया वो ईयर 2003 रेगुलर एंड प्राइवेट बीकॉम पार्ट 1 का उठाया है। पहले हम बात करेंगे कि भाई वर्कशीट बेसिकली होती क्या है। वर्कशीट बेसिकली इज द मोस्ट समराइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंट को बहुत समराइज तरीके से जो शो किया जाता है, जो दिखाया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए वर्कशीट को आप बनाकर उससे दिखाते हो। अच्छा, ये जो स्टार्ट होता है ये क्लोजिंग बैलेंसेस जितने भी आपके पास, या मैं इसको कह लूँ ट्रायल बैलेंस, उससे स्टार्ट होता है और बैलेंस शीट पे खत्म होता है। यानी कि इसके अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली: ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आगे पैटर्न आ भी जाएगा। और फर्दर ये पांचों कैटेगरीज दो दो सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड होती हैं, जिसको आप डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दो, एडजस्टमेंट के अंदर दो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर दो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो, बैलेंस शीट के अंदर भी दो। तो 5 टू 10। इसी वजह से इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहा जाता है। अच्छा, क्लासिफाइड फॉर्म जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसमें और वर्कशीट में क्या फर्क है कि वर्कशीट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है और अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन इसके अंदर अकाउंट को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एज अ डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके पास तमाम अकाउंट यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, इनकम और एक्सपेंसेस के पांचों टाइप के बैलेंसेस मौजूद होंगे आपके पास। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ताकि आप थोड़ा सा डिटेल से समझ सकें। जो ट्रायल बैलेंस होगा उसके अंदर आपके तमाम क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। उसके बाद एट द ईयर एंड आपकी जितनी एडजस्टमेंट होंगी वो यहाँ पर आएंगी। फिर इन दोनों का मर्ज करके आप एडजस्ट करेंगे, इसमें से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट आप होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एक्सपेंसेस के अलावा और इनकम के अलावा जो हमारे पास अकाउंट बचते हैं वो कौन से हो जाते हैं? एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटीज। वो सारे कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे। तो आए देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मौजूद है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पर मैं पहले से ही आपको बताता चलूं कि आज हमने जो इस लेक्चर के अंदर सीखना है वो वर्कशीट सीखनी है सर्विस बिजनेस की। यहाँ पर हम मर्चेंडाइजिंग या प्रोडक्शन बिजनेस की नहीं सीख रहे हैं। इस वजह से आपको इस जो ट्रायल बैलेंस है, जो क्वेश्चन है, उसमें सेल परचेज वगैरह नजर नहीं आएगा। इसलिए हम सर्विस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सर्विस बिजनेस की वर्कशीट सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ माहा एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2002। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर आपके पास अकाउंट है। डेबिट साइड पर कैश एसेट, ऑफिस सप्लाईज एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट, इक्विपमेंट फिक्स एसेट, सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी एक्सपेंस। टोटल आपका 1,36,000 है। क्रेडिट साइड पर आप चलें तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का है ₹10,000 का, यानी कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जिसको हमने माइनस करवाना होता है। माहा का जो कैपिटल है वो 50,000 है और कमीशन इनकम जो है वो 76,000 है, यानी कि ये सर्विस बिजनेस शो कर रहा है और टोटल 136 है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट यानी कि एडिशनल डेटा जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है वो आपके पास ये रहा।
सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कमीशन रिसीवेबल ₹5,000। पार्ट बी में कह रहे हैं अनअर्न्ड कमीशन ₹3,000। फिर प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हो गया है 18,000 रुपए से। फिर अनपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है ₹4,000। ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम्ड हो गई हैं या यूज के लिए 8,000। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 15% ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में है आपके पास प्रीपेड सैलरीज ₹5,000। और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट। आपने 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक आसानी ये करने वाला हूं कि एडिशनल वर्किंग में मैं सबसे पहले आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको वर्कशीट बनाते वक्त कंफ्यूजन ना हो कि ये डेबिट क्रेडिट अमाउंट कहाँ से और कैसे क्यों जा रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल वर्किंग करेंगे कि माहा एंड कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2002 और सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स पीआर पोस्ट रेफरेंस या लेजर फोलियो एलएफ आप लिख लें, डेबिट क्रेडिट का कॉलम, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो सबसे पहली एंट्री हम बनाने वाले हैं। सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री जो आपके पास मौजूद है वो क्या है? कमीशन रिसीवेबल। कमीशन आपकी इनकम थी, इनकम के अकाउंट के साथ जब भी रिसीवेबल लगा होता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी 5,000 की इनकम तो हो गई थी, बट बट उसको आपने रिसीव नहीं किया था। और रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। इसका मतलब क्या? एसेट बढ़ता है डेबिट, तो एंट्री क्या बनाएंगे? कमीशन रिसीवेबल डेबिट करेंगे। और रिसीव करनी है यानी कि इनकम हो गई है, तो कमीशन इनकम को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी कि ये फिक्स एंट्री है अकॉर्डिंग टू द रूल। और जब फिक्स एंट्री होती है उसकी अमाउंट वही आती है जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है। ठीक है जी। यहां पर मैं आपको क्या कहते हैं कि प्रॉपर वर्किंग करके बता देता हूं। टू एडजस्ट कमीशन रिसीवेबल। अच्छा जी, आपने एंट्रीज के अंदर अगर यहां पर तो वैसे नहीं दिया हुआ आपको रिक्वायर्ड, लेकिन मैं आपको समझाने वाली बात एक कर रहा हूं कि आप जब एंट्रीज बनाते हैं तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि नरेशन के बाद एक लाइन छोड़कर सेकंड एंट्री बना लेते हैं, तो आपने ये हरकत नहीं करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने नीचे क्या कर लिया कि नरेशन बना दिए कि टू एडजस्ट कमीशन रिसीवेबल आप लिख लें, टू एडजस्ट अक्रूड कमीशन या अक्रूड कमीशन इनकम लिख लें, बात एक ही है। उसके बाद आगे चलते हैं। पार्ट बी में वो आपको कह रहे हैं अनअर्न्ड कमीशन। कमीशन अनअर्न्ड है कितने रुपीज से? 3,000 रुपए से। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 रुपए की अनअर्न्ड का मतलब लाइबिलिटी है। इतना का कमीशन जो है वो आपको रिसीव करना है, लेकिन कब? जब आप सर्विस दोगे तो तब। लेकिन अभी आपने सर्विस ही नहीं दी, तो इस वजह से ये क्या है? अनअर्न्ड है, लायबिलिटी है। सर्विस दोगे तो अर्न करोगे। तो ऐसी सूरत में आप रूल अप्लाई करते हो अर्नड और अनअर्न्ड का। आप देखते हो कि ऊपर क्या है, देखें ऊपर है कमीशन इनकम 76,000 का, नीचे क्या है? अनअर्न्ड कमीशन ₹3,000। यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई 3,000 रुपए से। 3,000 रुपए की लायबिलिटी शो कर रहे हैं। इसका मतलब अदर इफेक्ट क्या है कि आपकी इनकम भी कम हो गई 3,000 रुपए से। तो जब इनकम कम होती है तो डेबिट होती है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और हमने ये भी रूल में पढ़ा था कि ऊपर नीचे यानी कि ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में टाइटल अलग हो। यानी कि ये इनकम है, ये टाइटल अलग है, ये लायबिलिटी है, ये टाइटल अलग है, तो अमाउंट जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली ही करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एंट्री बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? कमीशन इनकम डेबिट। और आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपीज। हमने बोला था एडजस्टमेंट की एंट्री आपने जब बनानी है जिसमें टाइटल अलग होगा तो उसमें अमाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली आएगी। अनअर्न्ड कमीशन आपके पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट साइड पर आप 3,000 रुपीज लिख देंगे। और इसी के साथ साथ मैं इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। अक्रूड अनअर्न्ड कमीशन आपके पास हो गया। और इसके बाद आप एंट्री नरेशन लिख लें, टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन।
अनअर्न्ड कमीशन को आपने क्या कर दिया है जनाब, एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से आप थर्ड एडजस्टिंग एंट्री की तरफ आ जाएं। थर्ड में आपको क्या कहता है, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ₹18,000। जो आपके पास प्रीपेड रेंट था, जो एडवांस में रेंट था, जो कि एसेट था, उसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर का मतलब एक्सपेंस हो गया 18,000 से। इसका मतलब आपके पास प्रीपेड रेंट था कितना, ये रहा 24,000। ऊपर प्रीपेड है यानी एसेट है, नीचे क्या है, एक्सपायर मतलब एक्सपेंस हो गया। तो टाइटल अलग है, 24 था, 18 एक्सपायर हो गया, इसका मतलब एक्सपेंस की एंट्री बनेगी, टाइटल अलग होता है तो अमाउंट आती है एडजस्टमेंट, डेटा फॉर एडजस्टमेंट के टाइटल की। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री हमारे पास क्या बनने वाली है, रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो रेंट था एडवांस में वो 24 था, उसमें से आपने क्या किया, उसके अंदर से ईयर के एंड में आपने चेक किया कि भाई कितना पोर्शन एक्सपायर हो चुका है, वो है 18,000। जब 18,000 एक्सपायर हो गया तो मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, और इतने से ही आपका प्रीपेड यानी कि एसेट भी कम हो गया। तो आप नरेशन बना देंगे टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट। ठीक है जी। उसके बाद आप फोर्थ की जानिब चल लें। फोर्थ में आपको क्या बात कहता है, फोर्थ में आपको कह रहा है डी जो है, अनपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। अनपेड, पे ही नहीं किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस तो हुआ, पे ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पेबिल है। तो हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक्सपेंस के साथ अनपेड, ड्यू, अक्रूड लिखा हो, पेबिल लिखा हो, नॉट येट पेड लिखा हो, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग लिखा हो, तो उसकी एंट्री फिक्स बनती है, दैट इज एक्सपेंस डेबिट, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई, मतलब पे नहीं किया, और अमाउंट भी उसकी यही आती है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो नंबर 4 की एंट्री बनानी है वो क्या बनानी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट आप एंट्री बना देंगे। इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट एंट्री बना देंगे, और मैंने आपसे क्या कहा कि अमाउंट आपने रखनी है फिक्स, दैट इज 4,000 रुपीज। फिक्स एंट्री के अंदर आप अमाउंट को इधर उधर से नहीं देखते हैं। ठीक है जी। नरेशन आप बना लें, टू एडजस्ट अनपेड इंश्योरेंस। इसके बाद आप फिफ्थ पर आ जाएं। फिफ्थ में आपको क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम्ड, इस्तेमाल कर ली हैं, या वो कह ले यूज्ड, यूज का मतलब भी इस्तेमाल कर ली हैं, या बोले एक्सपायर, एक्सपायर हो गई 8 से। इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज देखना पड़ेगा थी कितने की। वो कहता है ऑफिस सप्लाईज आपके पास 14,000 की थी, एसेट मौजूद था, करंट एसेट 8,000 रुपए की कंज्यूम हो गई, एक्सपायर हो गई, ऊपर एसेट नीचे एक्सपेंस, टाइटल अलग, अमाउंट आएगी किसकी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अकाउंट की, और कंज्यूम यानी कि एक्सपायर हो गया, पहले एसेट था, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, यानी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज आपके पास हो जाएगा क्रेडिट। ऑफिस सप्लाई जब क्रेडिट होगा, एसेट कम होगा, टाइटल अलग थे, तो अमाउंट आएगी डेटा फॉर एडजस्टमेंट के टाइटल की। ये रूल में हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप नरेशन बना लें, टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास मजीद 2 एंट्रीज रहती हैं, उसके लिए मैं ज़रा सी जगह बना देता हूँ ताकि हमें आसानी हो एंट्रीज बनाने में। ठीक है जी। सिक्स एंट्री हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। आई थिंक डेप्रिसिएशन की थी। वो कह रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 15% ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट है उसका 15% आप लोगे
और उसका डेप्रिसिएशन होगा और उसी की आप एंट्री बनाओगे। देखें उसने क्या बोला, ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि बुक वैल्यू, क्योंकि इसका अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी है। बुक वैल्यू कहता तो आप उसकी कॉस्ट में से ये अलाउंस माइनस करवाते फिर आप लगाते, ठीक है ना। या नेट वैल्यू ऑफ एसेट कहता, नेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कहता। तो इस तरीके से आप क्या करते कि माइनस करके फिर आप 15% रेट लगाते। तो जब आपने काम करना है तो बड़ा ही ध्यान रखना है वर्डिंग्स के ऊपर। तो 15% आपने कॉस्ट पे लगाना है, यानी कि 36,000 का 15% एंट्री, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन की फिक्स बनती है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। और यहीं पर एंट्री के अंदर ही हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने क्या बोला था कि कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट थी हमारे पास एसिड की 36,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 15%। 15% का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, 5,400। 5,400 का आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन। 5,400 का आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन। तो इधर आप नरेशन बना लेंगे, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद आपने लास्ट एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो भी आपके पास गिवन थी। उसके बाद हम अपनी वर्कशीट के ऊपर चलेंगे और वर्क करेंगे। आपको कह रहे हैं प्रीपेड सैलरीज, सैलरीज जो है वो प्रीपेड हैं, बच गई हैं, एक्सपायर नहीं हुई हैं। कितने से? 5,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर देखना पड़ेगा हमें। ऊपर क्या कह रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस। आपने, कंपनी की पॉलिसी थी, उन्होंने इसको शुरू में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 20,000 रुपए से। उसमें से वो साल के आखिर में कह रहे हैं कि भाई 5,000 रुपए प्रीपेड हो गया। इसका मतलब प्रीपेड का मतलब बच गया है और 5,000 रुपए से एक्सपेंस कम हो गया है। टाइटल अलग है, अमाउंट आएगी डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली। इसका मतलब 5,000 रुपए से एसेट बच गया तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और 5,000 रुपए से एक्सपेंस भी कम हो गया, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो आप क्या लिखेंगे, प्री पेड सैलरीज डेबिट, और क्रेडिट में क्या कर देंगे, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी। 5,000 आपने अमाउंट लेनी है, क्यों? क्योंकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 5,000 अमाउंट थी और बच गए थे 5,000 रुपीज। टोटल कितने थे सैलरीज एक्सपेंस के? वो थे 20। ठीक है ना। जब टाइटल अलग होता है, हमने ये रूल में सबसे पहले पढ़ा था कि जब टाइटल अलग होता है तो अमाउंट आती है डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली। तो यहाँ पर फिर आप नरेशन बना लें इसकी, और जब आप रफ वर्किंग कर रहे हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है नरेशन। ठीक है, आप एंट्री बनाकर सिर्फ उससे वर्क कर सकते हैं, टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरीज। ठीक है जी। तो ये सारी नरेशन हमने रिकॉर्ड कर ली है। तो वर्कशीट के अंदर अब हमारे पास कुछ अकाउंट पहले के होंगे, कुछ अकाउंट्स बाद के होंगे। तो जो पहले के अकाउंट है ना जनाब, ये जितने भी हैं, ये सब आप लाइन वाइज लिख लें। उसके बाद जितने नए अकाउंट आए हैं उनको भी लिख लें। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देख लें दोबारा से आप 10 कॉलम वर्कशीट का जो आपके पास ये पैटर्न है, उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि माय एंड कंपनी 10 कॉलम वर्कशीट, और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2012। आपका पर्टिकुलर का कॉलम है जिसके अंदर आपने अकाउंट्स के नेम लिखने हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसका डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट और उसका डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसका डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसी तरीके से आपके पास इसके अंदर अमाउंट आती जाएंगी और हम वर्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो अकाउंट था वो क्या था, कैश का अकाउंट था। उसके बाद आपके पास ऑफिस सप्लाईज थी, ऑफिस सप्लाईज के बाद आपके पास प्रीपेड रेंट था,
अच्छा जी, प्रीपेड रेंट के बाद आपके पास जो अकाउंट है वो ऑफिस इक्विपमेंट का है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा लंबा काम ना करना पड़े। इसका फॉन्ट हमने कम कर दिया है। ऑफिस सप्लाईज का कुछ अकाउंट आपको बड़े नज़र आ जाएंगे, बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद हमारे पास जो अकाउंट है वो है सैलरीज एक्सपेंस का। इसको दोबारा से सेट कर देते हैं। सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है। सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट के बाद हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा जी, इसके फॉन्ट में बार बार खराबी आ रही है, ज़रा इसकी तबीयत को ठीक हम कर लेते हैं। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको मैंने ऑल फॉर डेप लिख दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बाद कैपिटल है माह का। अच्छा, फॉन्ट तो अभी बड़ा ही है, इसको हम ठीक कर लेंगे अभी। कमीशन इनकम आ जाएगा आपके पास। सही है जी। ये सारे वो अकाउंट हैं जो कि आपने लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं भाई? जो ट्रायल बैलेंस में थे, ठीक है ना। इसका आप पहले टोटल कर लें इनकी अमाउंट्स लिखकर, और उसके बाद जितने भी नए अकाउंट आए हैं उनका आपने क्या करना है, उनके नेम भी आपने नीचे लिखने हैं, ठीक है ना। उनके नेम आपने कहाँ लिखने हैं? नीचे लिखने हैं। और उनको एडजस्ट यहाँ पर करने हैं, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है उनकी अमाउंट एडजस्टमेंट वाले कॉलम में आएंगी। तो कैश आपके पास एसेट था, एसेट की अमाउंट कितनी थी? एसेट की अमाउंट थी 26,000 रुपीज। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज भी एसेट है, उसकी अमाउंट थी 14,000 रुपीज। उसके बाद प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट भी एसेट है, उसकी अमाउंट थी 24,000 रुपीज। इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है, उसकी अमाउंट कितनी थी? 36,000 रुपीज। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट थी 20,000 रुपीज। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट थी 16,000 रुपीज। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 10,000। कैपिटल की नेचर भी क्रेडिट होती है, इसकी अमाउंट आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, दैट इज 50,000 रुपीज। कमीशन इनकम आप लिखेंगे 76,000 रुपीज क्रेडिट साइड पर, क्योंकि इनकम की नेचर भी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर आप नीचे अगर टोटल करेंगे तो टोटल तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि हमारे पास टोटल जो आया था वो 1,36,000 रुपीज आया था दोनों साइड का। यहाँ पर भी लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 1,36,000 रुपीज। और जो भी हमारे पास इसके बाद नए अकाउंट आए हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर ये सारा काम कर लिया है। हमारे पास जो नए अकाउंट आए हैं ना, उसको हम थोड़ी सी और जगह बनाकर क्या कहते हैं कि लिख लेते हैं। सही है जी। ये हमने ये वाले अकाउंट तो लिख लिए। जो हमारे पास नए अकाउंट आए हैं वो मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज के पैटर्न से बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री है वो कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल डेबिट की। कमीशन इनकम तो पहले से था, कमीशन रिसीवेबल नया है, इसका मतलब इसका अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हमने कमीशन इनकम और अनअर्न्ड कमीशन की बनाई थी। कमीशन इनकम था, अनअर्न्ड कमीशन ऐड करना पड़ेगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट की एंट्री हमने बनाई है। इसका मतलब क्या है कि प्रीपेड तो था, रेंट एक्सपेंस नहीं था, रेंट एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस था, इंश्योरेंस पेबल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसी के बाद आपको ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा, ऑफिस सप्लाईज तो था। डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था।
प्रीपेड सैलरीज और सैलरीज एक्सपेंस में से आपके पास प्रीपेड सैलरीज नहीं था, सैलरीज एक्सपेंस था, तो प्रीपेड सैलरी के अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे आप सबसे पहले वो सारे अकाउंट्स जो हैं जो नए आए थे उनको आप ऐड कर लें। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे कमीशन रिसीवेबल। उसके बाद आपके पास जो अकाउंट आएगा वो अनअर्न कमीशन का आएगा। अनअर्न कमीशन के बाद जो आपके पास अकाउंट आएगा वो रेंट एक्सपेंस का होगा। रेंट एक्सपेंस के बाद मैं इसको नीचे कर लेता हूं। रेंट एक्सपेंस के बाद जो आपके पास अकाउंट है वो इंश्योरेंस पेबल का है। इंश्योरेंस पेबल के बाद आपके पास जो अकाउंट है वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के बाद जो आपके पास अकाउंट है वो डेप्रिसिएशन और प्रीपेड का बाकी रह जाता है। डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही न्यू अकाउंट्स अपेयर हुए थे जैसा कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हुए करते हैं। तो प्रीपेड सैलरीज आपका लास्ट न्यूली अपेयर्ड अकाउंट था, उसको भी आपने लिख लिया है। तो इनका ज़रा मैं फॉन्ट ठीक कर देता हूँ। इन सबको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इनका फॉन्ट जो है वो ठीक कर दिया है और इसके बाद हमने इनकी अमाउंट्स को एडजस्ट करते हुए लिखना है। अब वाला काम जो हमने देखना है वो बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं एंट्री भी आपको दिखाता जाऊंगा और उससे रिलेटेड अकाउंट भी, क्योंकि हम एडजस्टमेंट शुरू करने वाले हैं। अब आप देखें कि कमीशन रिसीवेबल हो रहा है डेबिट 5,000 रुपये से और कमीशन इनकम हो रहा है क्रेडिट 5,000 रुपये से। तो हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट वाले कॉलम में कमीशन इनकम क्या हो रहा था, क्रेडिट 5,000 रुपये से, तो हमने यहाँ पर लिख देने 5,000 रुपीज। और कमीशन रिसीवेबल कहाँ है, कमीशन रिसीवेबल यहाँ है। वो डेबिट हो रहा था 5,000 रुपये से, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5,000 रुपये से, ठीक है जी। इसी के बाद हम सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं। सेकंड एंट्री में आपको कह रहा था कमीशन इनकम डेबिट 3,000 रुपये से और अनअर्न्ड कमीशन 3,000 रुपये से। तो दोनों अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके पास कमीशन इनकम, ठीक है जी। कमीशन इनकम आपके पास क्या हो जाएगा, कमीशन इनकम आपके पास डेबिट हो रहा था बाय ₹3,000, तो आप उसको डेबिट कर देंगे 3,000 रुपीज से, ये लें, क्योंकि इनकम आपकी कम हो रही थी। और अनअर्न्ड कमीशन ये रहा, लायबिलिटी बढ़ रही थी कितने से, 3,000 से, तो आपने 3,000 क्रेडिट साइड पर लिख दिया। दो एडजस्टमेंट के अकाउंट हो गए। दो एडजस्टमेंट के बाद हम थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ, प्रीपेड रेंट क्रेडिट हुआ। सो वेयर इज योर प्रीपेड रेंट अकाउंट, दिस इज योर प्रीपेड रेंट अकाउंट। प्रीपेड आपके पास क्या हो रहा है, प्रीपेड आपके पास हो रहा है एडजस्टमेंट में क्रेडिट, कितने से, 18,000 रुपये से। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है और एसेट आपका कम हो रहा है। तो रेंट एक्सपेंस के अंदर हम डेबिट साइड में लिख लेंगे, ये रहा रेंट एक्सपेंस का डेबिट साइड, कितना, 18,000 रुपये एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। नंबर 4 एडजस्टमेंट में आपको क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके पास पहले से कहाँ पर था, ये रहा आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है 4,000 से, तो आपने लिख दिया 4,000। और यहीं से नीचे आप लेकर आए इंश्योरेंस पेबल, जो कि यहाँ सेकंड वाले कॉलम में क्रेडिट होगा बाय ₹4,000, यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया। इसी के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ अगर हम चलें तो वो आपको कह रहे हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस बढ़ रहा है और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रही है 8,000 रुपये से, यानी कि एसेट आपका 8,000 रुपये से कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 8,000 रुपये से।
इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा था। वेयर इज ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस? दिस इज योर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस इंक्रीज बाय 8,000 रुपीज। सो यू हैव टू राइट हियर 8,000 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 5,400 से। अलाउंस पहले से था, बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर भी अमाउंट का एडिशन हो जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखें यहाँ पर है, क्रेडिट हो जाएगा 5,400 से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। यहीं से आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास न्यू अकाउंट आया था 5,400 रुपीज का, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट थी प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो रहा है, माइनस हो जाएगा, प्रीपेड सैलरीज बढ़ रही है यानी कि एसेट बढ़ रहा है और एक्सपेंस कम हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अकाउंट है। वो कह रहे हैं कि सैलरीज एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपके पास क्या हो रहा था, एक्सपेंस आपके पास से कम हो रहा था। एक्सपेंस दोबारा से अमाउंट देख लेता हूं मैं। सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा था 5,000 से, तो सैलरीज एक्सपेंस यहाँ से आप क्या करवा देंगे, क्रेडिट यानी कि माइनस करवा देंगे। और प्रीपेड आपके पास जो सैलरीज का था वो इंक्रीज हो रहा था यानी कि एसिड बच रहा था, एसिड बढ़ रहा था 5,000 रुपीज। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने डेबिट क्रेडिट सब लिख लिया है, सारे अकाउंट्स लिख लिए हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो ट्रायल बैलेंस है सबसे पहला वाला, इसको हमने एडजस्ट किया, देखा, इसका टोटल 136 था। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना जनाब, इसको आपने जब टोटल करना है तो इसका भी इक्वल आना चाहिए बैलेंस, सही है ना। तो एडजस्टमेंट का जो डेबिट है वो 4,3,8,7 हो जाता है, 7 और 5 आपके पास हो जाता है 12 हो जाता है, 12 और 18 आपके पास 30 हो जाएगा, 30 और 8 38, 38 5 5 10, और ये आपके पास हो जाएगा 48,400। तो यहाँ नीचे आप टोटल के अंदर लिख लें, बोल्ड करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 48,400 रुपीज आपके यहाँ पर हो गए, और क्रेडिट साइड पर भी 48,400 हो रहे होंगे। आपने करके देख लेना है, क्रेडिट साइड पर ये रहा 4 3 7 7 और 5 आपके पास 12 होता है, इसी तरीके से 18 5 और 8 और 5,400 तकरीबन बराबर अमाउंट है। तो क्या आ जाएगा 48,400 रुपीज। तो एडजस्टमेंट के कॉलम तो हमारे पास क्या हैं, कंप्लीट है। ठीक है, अब एडजस्ट करना है यानी कि प्लस माइनस आपने करके दिखाना है यहाँ पर अच्छे तरीके से, ताकि क्या हो जाए कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आराम से बना सकें। तो देखें जनाब, जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश के कॉलम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई अमाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं है, तो 26,000 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्या था, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था डेबिट, यहाँ हुआ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो इसका मतलब 14 में से 8 गया तो आपके पास ऑफिस सप्लाईज बचा, एसेट जो बचा वो कितना बचा, 6,000 का बचा। इसी तरीके से प्रीपेड रेंट की बात करें तो प्रीपेड रेंट डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ 24 माइनस 18, अगेन योर आंसर इज 6, आपके पास 6,000 रुपए का एसेट बचा है। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया तो 36,000 का एसेट एज इट इज। इसी तरीके से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट था 20,000 रुपए से, क्रेडिट है यहाँ पर 5,000 रुपए से, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो यहाँ पर एक्सपेंस आपके पास कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज का। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक्सपेंस जो था वो डेबिट था 16,000 का, और यहाँ भी डेबिट हुआ, डेबिट डेबिट प्लस 4 और 16 आपके पास आ जाता है 20,000 रुपीज। इसी तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन करें तो क्रेडिट और क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, तो 15,400 रुपीज यहाँ पर आपके पास क्रेडिट में आ गया। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा गलत लिख दिया है, क्रेडिट क्रेडिट है, माई मिस्टेक, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, 15,400 आपके पास क्रेडिट में जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, तो 50,000 आपके पास यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। कमीशन इनकम की बात करें तो 3 अकाउंट्स हैं,
76,000 क्रेडिट में था, यहाँ डेबिट हुआ 3,000, आप माइनस करवा दें तो 73 बचा। 73 में आप 5 प्लस करवा दें तो आपके पास नेट इनकम का जो कमीशन आपकी इनकम है उसका बैलेंस आ जाएगा 78,000 रुपीज। तो आप यहाँ पर लिख दें 78,000 रुपीज। ठीक है जी, ये तो आपने ऊपर के अकाउंट एडजस्ट कर दिए, और नीचे जितने भी जो आपके एडिशनल थे उनमें तो आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, तो जो डेबिट था उसको आप डेबिट लिखते हैं, जो क्रेडिट था उसको आप क्रेडिट लिख दें 1/1। ठीक है जी, तो ये जो कमीशन रिसीवेबल था ये एसेट था, ये यहाँ पर 5,000 आ गया। ये अनअर्न्ड कमीशन जो है वो लाइबिलिटी है, वो यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 3,000 रुपीज। नीचे हम चले जाते हैं, नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे 18,000 रुपये से। नेक्स्ट है पेबल है, लाइबिलिटी है, ये जाएगा क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आपके पास क्या है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है तो डेबिट साइड चला गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड चला जाता है। उसके बाद आपके पास प्रीपेड सैलरीज हैं, प्रीपेड सैलरीज आपके पास एसेट साइड पर आ जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पर आ जाएगा बाय ₹5,000। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब डेबिट और क्रेडिट को आप टोटल अच्छे तरीके से करवा लें। तो डेबिट साइड को हम प्लस करते हैं 26 और 632, और उसके बाद आपके पास, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई मसला ना है। 26 प्लस 6 और 6 12 हम डायरेक्टली प्लस करवा देते हैं, फिर 36 प्लस करवा देते हैं, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 5 है। इसी तरीके से हम 5 को देखते हुए नीचे चलते हैं। 18 है, फिर 18 के बाद 8 है, 8 के बाद 10,400 डायरेक्टली लिख देते हैं, 10.4 लिख देते हैं, तो ये 1,50,400 आ रहा है, 1,50,400 आ रहा है हमारा यहाँ पर एडजस्टेड में डेबिट साइड का बैलेंस। तो हम इसको लिख देते हैं 1,50,400 रुपीज। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी एज इट इज यही आ रहा होगा 1,50,400 रुपीज। ठीक है जी, तो हमने डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस कर दी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट बनानी और बैलेंस शीट भी, क्योंकि अकाउंट एडजस्ट हो चुके हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस के और इनकम के अकाउंट हैं वो इनकम स्टेटमेंट में ले जाएं। तो कौन कौन से अकाउंट थे वो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कैश नहीं आएगा, ऑफिस सप्लाईज नहीं आएगा, प्रीपेड रेंट नहीं आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंसेस का एडजस्टेड बैलेंस कितना था 15,000, तो ये इनकम स्टेटमेंट में कहा जाएगा 15,000 डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस का एडजस्टेड बैलेंस कितना था 20,000 था, तो ये भी डेबिट साइड आ जाएगा, 20,000 लिख दिया। अलाउंस और डेप्रिसिएशन यहाँ हमारे पास नहीं आता, वो वहां पर बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल नहीं आएगा, कमीशन इनकम, इनकम होती है क्रेडिट। तो इसका जो नेट बैलेंस था आपके पास वो 78,000 था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 78,000 रुपीज। ठीक है जी, तो इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे फिट आ जाए। ठीक है ना, 78,000 रुपीज आपके पास हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ऑर्डर बिगड़ चुका है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझते रहें। उसके बाद आपके पास जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आप लिखते जाएं। देखें रिसीवेबल आ रहा है, रिसीवेबल नहीं आएगा, एसेट है, अनअर्न्ड कमीशन है, नहीं आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है। इसी के बाद आप देख लें रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस तो आपके पास आएगा 18,000 रुपये से यहाँ पर। इसी के बाद आपके पास क्या है, इंश्योरेंस पेबल है, लाइबिलिटी है, ये नहीं आएगा। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, ये आ जाएगा 8,000, एडजस्टेड बैलेंस था। इसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा 5,400 रुपीज से। उसके बाद आपके पास प्रीपेड सैलरीज हैं, प्रीपेड सैलरीज आपके पास नहीं आएंगी क्योंकि वो तो एसेट है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम साइड पर आपके पास एक ही अकाउंट है और एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो आपके पास टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 प्लस 20,000 और इसके अंदर मजीद आप प्लस करवा लेंगे 18,000 प्लस 8,000 प्लस 5,400। तो ये आपके पास जो बैलेंस शो करेगा वो 66,400 का करेगा बैलेंस शो। ठीक है ना। इसको मैं ना आपको समझाने के लिए नीचे लिख देता हूँ कि जो आपके पास एक्सपेंसेस है ना जनाब टोटल, उसको मैं यहाँ बोल्ड करके लिख देता हूँ। वो है 66,400 रुपीज, ताकि हमें पता लग जाए कि इनकम क्या है। और टोटल इनकम जो हमारे पास थी वो कितनी थी? टोटल इनकम हमारे पास मौजूद थी 78,000 रुपीज की। यहाँ पर आपने टोटल करके लिख दिया 78,000 रुपीज को। ठीक है ना। इसका मतलब इनकम आपके पास ज्यादा है 78,000 में से आपने 66,400 को माइनस किया तो आपके पास जो बैलेंस आ जाता है वो जाहिर सी बात है नेट इनकम आई। यहाँ डेबिट साइड कमी है। कितने की कमी है? 11,000 11,600 रुपीज की। और इसी को आप क्या कहेंगे? यहाँ पीछे मैं लिख देता हूँ। इसी को आप कहेंगे नेट इनकम। इसी को आप क्या कहेंगे? नेट इनकम कहेंगे। ठीक है जी। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है 78,000 रुपीज। ये अभी मैं सारी इसकी जो सीक्वेंस बिगड़ गया है इसको ठीक करता हूँ, मसले वाली बात नहीं है। 78,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा दोनों साइड बराबर, क्योंकि हमें पता है डेबिट और क्रेडिट साइड हमने क्या करना है? 78,000 से बराबर करना है। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट तो जनाब हमारी आ चुकी है बराबर। अब हमने क्या करना है? ये रिजल्ट जो हमने नेट इनकम निकाला है ना, ये तो हमने यहाँ बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना ही है क्रेडिट साइड पे। ठीक है ना। अगर लॉस होता तो हम डेबिट साइड पर करते। तो अब हमारी बारी है एसेट वगैरह रिकॉर्ड करने की। तो एसेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास कैश है, उसको हम लिख लेते हैं 26,000 रुपीज जो कि एडजस्टेड था। उसी के बाद हम लिख लेते हैं ऑफिस सप्लाईज जो कि एडजस्टेड था 6,000 से। उसी के बाद प्रीपेड रेंट था, एडजस्टेड था 6,000 रुपीज से। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि कितने का था? 36,000 की एडजस्टेड अमाउंट थी। उसी उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस नहीं आएगा, रिकॉर्ड हो चुका। इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं आएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है जो कि एडजस्टेड बैलेंस कितना शो कर रहा था? 15,400 रुपीज का। इसी तरीके से आपके पास कैपिटल था 50,000 का। कैपिटल आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपीज का। उसके बाद आपके पास कमीशन इनकम थी, वो तो हो चुकी। कमीशन इनकम के बाद और मजीद आपके पास अगर कोई एसेट रहता है तो वो भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल रहता है। कमीशन रिसीवेबल है तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000 पैसे। उसके बाद अनएंड कमीशन है, लाइबिलिटी है कितने से? 3,000 रुपये से, तो वो क्रेडिट चली जाएगी। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, नहीं लिखेंगे। इंश्योरेंस पे बिल है, लाइबिलिटी है 4,000 से, वो क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसी के बाद आपके पास ऑफिस सप्लाईज है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, प्रीपेड सैलरीज है, एसेट है प्रीपेड। प्रीपेड सैलरीज आपके पास 5,000 की है तो यहाँ पर आप प्रीपेड सैलरीज भी लिख देंगे। अच्छा, प्रीपेड सैलरीज आप लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी। तो नेट इनकम नीचे वाले कॉलम में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस आए थे वो 66,400 के आए थे, 66,400। और जो हमारी इनकम थी वो 78,000 रुपीज़ की थी। और जो हमारे पास नेट इनकम आई थी वो आई थी 11,600 रुपीज़ की। तो उसको हमने जब टोटल किया तो 78,000 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट
इनकम। तो नेट इनकम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से हमने एसेट और लायबिलिटीज भी लिख ली हैं। तो जब हम टोटल करेंगे हमारे पास एसेट जो आ रहा होगा, एसेट का टोटल आ रहा होगा 78,000 रुपीज, ठीक है जी। और सॉरी 84,000 रुपीज आ रहा होगा हमारे पास एसेट का टोटल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 84,000 रुपीज। और जो हमारे पास इक्विटी का सेक्शन है वहां पर टोटल आ रहा होगा 72,400 रुपीज। तो इसके अंदर ये जो नेट इनकम आई थी 11,600, ये आप क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो आपके पास यहाँ पर फाइनली नीचे दोनों साइड का जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 84,000 रुपीज। 84,000 यहाँ भी और 84,000 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी जो क्या कहते हैं वर्कशीट थी, ये बन चुकी है। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको हर चीज़ सही तरीके से दिख जाए, ठीक है। इसके मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से समझ जाएं कि आपका कौन सा अकाउंट किस तरीके से आया है, टोटल हुआ है, ठीक है जी। तो इसका फॉन्ट मैंने कर दिया है चेंज। और ये हमारे पास थोड़ा सा स्मॉल साइज में वर्कशीट का पैटर्न पार्ट मौजूद है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये आपने ये साइड प्लस की थी 26 और उसके अंदर 12 आपने 6 प्लस किया, तो 32, 38, 38 में आप 36 प्लस करवा लें, 30 आपके पास 60 हो जाता है। और 8 और 6 आपके पास 74 हो जाता है, 74 और 5 आप कर लें तो 79, 79 और 5 84 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपने टोटल किया तो 84,000 हो गया। और इस साइड का जो आ रहा था वो 72,400 था। नेट इनकम जो आपने निकाली थी वो ऐड करवा देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों साइड का बैलेंस आ जाएगा 84,000। तो हमारे पास सारे कॉलम जो हैं वो क्या हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, उनका बैलेंस आ चुका है। और इसमें कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है उसकी 10 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे और उससे देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से अकाउंट की एडजस्टमेंट होती है।